यूजीसी के जो रूल्स आए हैं अब ये 2026, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? डिस्क्लेमर जैसे आपने दिया मैं भी दे देता हूँ थोड़ा सा कि मैं जनरल कैटेगरी से हूँ बाई चांस। ये तो चांस की बात चांस की बात है। आपके और मेरे चाहने से क्या हो सकता है, जी। ये तो चांस की बात है। लेकिन मैं रिजर्वेशन का, सोशल जस्टिस का सपोर्टर हूँ और मैंने यूट्यूब पे पहले एक वीडियो बनाया था रिजर्वेशन पे 4 साल पहले, और मैं बहुत क्लियरली ये बात कहता हूँ कि मैं रिजर्वेशन, सोशल जस्टिस का समर्थक हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रिजर्वेशन या सोशल जस्टिस के नाम पे आने वाली हर पॉलिसी के हर पॉइंट का समर्थक हूँ। जी। अगर उसमें कहीं कोई दिक्कत है तो उसका विरोध करना चाहिए, लेकिन एज ए पॉलिसी इंक्लूजन मेरे ख्याल से कोई भी समझदार व्यक्ति समझता है कि समाज की ज़रूरत है। सो दिस इज़ द डिस्क्लेमर ओनली। अब सवाल है कि इस पर आप चाह रही कि मैं अपना व्यू बताऊं, जी। प्राइमरी व्यू बताऊं। मतलब मेरे ख्याल से जितना शोर है, जो फियर है, वो फियर साइकोसिस ज़्यादा है। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी ने डराया, कुछ बातें बढ़ा चढ़ा के बताई और हम घबरा गए बहुत ज़्यादा। मामला कुछ कुछ ऐसा ज़्यादा है। डरने की बात उतनी है नहीं जितना हमें समाज में दिख रहा है। लेकिन हाँ, ये भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छे रेगुलेशंस अगर थोड़ा और सावधानी से बनते, थोड़ा हड़बड़ी में बनाए रेगुलेशंस ऐसा दिख रहा है। हालांकि उनको टाइम तो मिला था पूरा। मेरे ख्याल से बड़ी आपको कमेटी है और इतने पॉलिटिशियंस भी थे, सबने देखा है और फिर भी हड़बड़ी हो गई। अगर आप टाइमलाइन को ध्यान से देखेंगे तो शायद बात और समझ में आएगी। 13 जनवरी को ये डिक्लेयर हुआ, नोटिफाई हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस केस के तहत आदेश दिया था उसकी अगली सुनवाई 15 जनवरी को थी, 2 दिन बाद। और मेरे ख्याल से यूजीसी को वहाँ ये बताना ज़रूरी था कि हमने रेगुलेशंस निकाल दी। ये केस 2019 का है जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आपने रोहित वेमुला का नाम सुना होगा जी। उसकी मदर हैं राधिका वेमुला। पायल तड़वी का नाम सुना होगा, डॉक्टर पायल तड़वी, जो मुंबई में एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन में थी और वहाँ सुसाइड किया था। वो भील कम्युनिटी की मुस्लिम थी पायल तड़वी, तो उनकी मदर जो हैं आदिबा सलीम तड़वी और राधिका वेमुला जो रोहित वेमुला की मदर है, इन दोनों ने एक जॉइंट पिटीशन 2019 में सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी। पिटीशन ये थी कि 2012 के जो गाइडलाइंस हैं, रेगुलेशंस हैं, एक तो वो पर्याप्त नहीं है, एडिक्वेट नहीं है। दूसरा, उनका इम्प्लीमेंटेशन भी ठीक से होता नहीं है, वो सिर्फ कागज़ पे हैं, सिंबॉलिक हैं। उसका रियल बेनिफिट उन लोगों को मिलता नहीं जिनको मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सुनवाई की। इंदिरा जयसिंह इस मामले में इन पीड़ित पक्ष की ओर से बात कर रही थी। 2025 की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को साफ साफ कहा कि रेगुलेशंस आप इम्प्रूव कीजिए, दे शुड नॉट ओनली बी सिम्बॉलिक, दे शुड बी रियल। तो यूजीसी ने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के 1 महीने बाद 27 फरवरी को 2025 में ड्राफ्ट निकाल दिया रेगुलेशंस का। ड्राफ्ट में कुछ बातें नहीं थी, जैसे ओबीसी वाला जो पॉइंट था वो उसमें नहीं था। इक्विटी कमेटी में ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन उसमें शामिल नहीं था। फिर डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन में भी ओबीसी वाला पॉइंट उसमें शामिल नहीं था। फिर उसमें एक सेक्शन 10 या पैरा 10 कह लीजिए उसको, क्योंकि रेगुलेशंस हैं, एक्ट तो है नहीं है, वो साफ साफ कहता था कि फॉल्स अगर किसी ने एलिगेशन किया तो उसके खिलाफ ये पनिशमेंट होगी। उन सबको हटा दिया गया। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी जिसके अध्यक्ष दिग्विजय सिंह कांग्रेस के नेता थे, उनकी रिकमेंडेशन थी 1-2 महीने पहले, उन्होंने साफ साफ कहा था पार्लियामेंट में, मतलब रिकमेंडेशन में, कि ओबीसी को उनका नाम इंक्लूड किए बिना इन रेगुलेशन से कोई मतलब होगा नहीं। और क्योंकि वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन है, एजुकेशन की स्टैंडिंग कमेटी के, तो उनकी बात में वजन भी था। तो फाइनली जब 15 जनवरी की डेट आ रही थी और सुप्रीम कोर्ट इस बार मुश्किल, मतलब मेरे ख्याल से ठीक से डांट लगा था, क्योंकि जिन 2 जजेस ने कहा था यूजीसी से कि अब जल्दी से लाइए, उनमें से एक वो भी थे जो भी चीफ जस्टिस हैं, सूर्यकांत जी। तो मेरे ख्याल से, ये अनुमान से कह रहा हूँ, मेरे ख्याल से यूजीसी पर दबाव ज़्यादा था, तो 13 जनवरी को लाना ज़रूरी था कि 1 दिन पहले आ जाए। 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा जयसिंह ने यह कहा है कि ये रूल्स एडिक्वेट नहीं हैं। 19 मार्च की नई डेट है इसकी सुनवाई की। मेरे ख्याल से 19 मार्च को फिर इस पर बात होगी।
जो डिबेट्स अभी चल रही हैं वो डिबेट्स भी उसमें एड्रेस होनी चाहिए। लेट अस सी, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के तहत हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि सरकार इस पे बहुत ज़्यादा कुछ करने की हालत में थी भी। हो सकता है कि ये जो डिस्प्यूट्स हैं इस पर बहुत ध्यान न दिया गया हो, पर हाँ मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा और केयरफुल हो सकते थे। जैसे मैं आपको एक अजीब सी बात बताता हूँ, मैं जानबूझ के रेगुलेशंस ले ही आया हूँ क्योंकि बिना पढ़े मुझे समझ नहीं आता है। एक बहुत बेसिक सी बात देखिए, कोई भी जब ड्राफ्ट बनता है, डॉक्यूमेंट बनता है, पहले उसकी वेटिंग होती है, प्रूफ रीडिंग होती है। इतना केयरलेस तरीके से ड्राफ्ट बनाए गए हैं। इसकी प्रिएम्बल में आप पढ़ेंगे तो जो वीकर सेक्शंस हैं जिनको जस्टिस देना है उनका नंबर 6 है इसमें। यानी उसमें क्या है, रिलीजन है, रेस है, कास्ट है, जेंडर है, प्लेस ऑफ बर्थ है और डिसेबिलिटी है। शुरू के 5 वही हैं जैसे आर्टिकल 15 में हमारे संविधान में है, 6ठा डिसेबिलिटी ऐड कर दिया है। जब आप इसकी प्रिएम्बल से आगे ऑब्जेक्टिव में जाएंगे, ऑब्जेक्टिव में भी यही 6 हैं। पर आप सोचिए किस लेवल पे केयरलेस कोई हो सकता है। ये 6 लिखे हुए हैं, फिर लिखा है पार्टिकुलरली, उसके बाद 3 का नाम लिखा है, उनमें से एक है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, EWS। इंटरेस्टिंग बात है, शुरू के 6 में EWS नहीं है और फिर कह रहे हैं पार्टिकुलरली इनके बारे में। जब आप कहते हैं पार्टिकुलरली, आप कहते हैं कि मतलब तो ये ऊपर भी होना ये चाहिए 6 हैं, इनमें से इन पे विशेष रूप से जिन 6 का जिक्र है उसमें EWS है ही नहीं। पार्टिकुलरली में EWS भी है, OBC SC ST हैं उसमें और डिसेबिलिटी वाले लोग हैं। पर EWS आपने ऊपर 6 में लिखा नहीं, कहीं भी नहीं लिखा, यहाँ कैसे आ गया? फिर जब आप सेक्शन 4 में जाते हैं, PIL आएगा उस पे, आना ही चाहिए मेरे ख्याल से। जब सुप्रीम कोर्ट में बात होगी तो ये सब पॉइंट उठेंगे ही। आप इसे सेक्शन या पैरा 4 में जाएंगे, पैरा 4 में जब डिस्क्रिमिनेशन की बात हुई तो 7 बेसिस कर दिए, पहले 6 हैं, यहाँ 7 हो गए हैं और 7 में 3 ऐसे हैं जो पहले नहीं हैं। जैसे लैंग्वेज, ऊपर लैंग्वेज का जिक्र भी नहीं है, यहाँ लैंग्वेज का भी जिक्र है। फिर एथनिसिटी यहाँ लिखा है, ऊपर लैंग्वेज में कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के साथ। अच्छा, ओके। फिर यहाँ पर क्रीड लिखा हुआ है, क्रीड ऊपर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। मतलब ऐसा नहीं कि इससे बहुत इसकी नेचर पे अंतर पड़ जाता है इन चीज़ों से, लेकिन आप इतना महत्वपूर्ण रेगुलेशन बना रहे हैं, इतनी प्रूफ रीडिंग भी नहीं की। और ये एक इमोटिव इशू है, जानते हैं कि एक एक अक्षर को लोग ध्यान से पढ़ेंगे और मैं उसे तो प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं हूँ, जब मैं ही पढ़ पा रहा हूँ तो जब लॉयर्स पढ़ेंगे तब क्या होगा इसका। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि जल्दबाजी रही होगी, इसलिए ऐसा हुआ है। हाँ, तो ये इन गाइडलाइंस को देखकर जो क्रिटिक्स हैं वो कह रहे हैं कि इसमें एक इम्प्लिसिट डिस्क्रिमिनेशन आता है कि डिस्क्रिमिनेशन है ही, देयर इज नो नीड टू प्रूव इट, देयर इट इज एन एग्जिस्टिंग प्री कंडीशन। क्या आप अग्री करते हैं कि दिस इज द मेंटालिटी ऑफ एवरी यूनिवर्सिटी, ऑल यूनिवर्सिटी, सम यूनिवर्सिटी की डिस्क्रिमिनेशन होता ही है? मैं फिर से एक बात और कह देता हूँ कि इन जनरल एक्सेप्ट 2-3 पॉइंट्स, ये रेगुलेशंस बहुत अच्छे हैं। 2012 के रेगुलेशन से काफ़ी बेहतर है, इसमें कहीं कोई इफ्स एंड बट्स नहीं। इसकी ज़रूरत थी, एकदम ज़रूरत थी। और सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा है तो ज़रूरत तो थी ही, ये तो उनके हाथ में था ही नहीं। नहीं, एज एन एजुकेटर यू फील की ज़रूरत थी? यस, इवन अदरवाइज ज़रूरत तो थी ही। 2012 के रेगुलेशंस बहुत इफेक्टिव नहीं थे, ये बात भी सही है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कल एक पॉडकास्ट सुना, उसमें एक जिक्र सुना कि 3000 इंस्टीट्यूशंस में कमेटीज़ बनी हुई थी। कमेटी का मतलब पहले कमेटी नहीं होती थी, एक ऑफिसर होता था, एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर होता था, और एक सेल होती थी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बोलते थे, EOC। 3000 इंस्टीट्यूशंस की EOCs के पास कुल कंप्लेंट्स पिछले कई साल में कितनी आई हैं? 1500 भी नहीं आई हैं, कंट्री वाइड। अब ये तो मैं नहीं मान सकता अपने समाज को देखते हुए कि इतना भी नहीं होता होगा, लेकिन वो किसी को पता भी नहीं होता था। ना कोई कंपल्शन थी, कंप्लाइंसेस की ज़रूरत नहीं थी। कॉलेजेस अगर यूनिवर्सिटीज़ न भी कंप्लाई करें, UGC कुछ करता नहीं था। फिर उसमें अपील का मैकेनिज्म भी कॉलेज के अंदर ही होता था, अंदर ही अंदर बातें सुलझ जाती थी, सॉल्व हो जाती थी या दब जाती थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कई सवाल पूछे या विपक्ष के वकील ने जब सवाल पूछे तो जवाब थे नहीं सरकार के पास, UGC के पास। जैसे एक सवाल था कि अगर किसी ने कंप्लेंट की और जो कंप्लेंट का रिड्रेसल हुआ उससे वो खुश नहीं है तो कहाँ जाए? तो उसमें आखिरी सॉर्ट क्या था कि आप अपने
कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के हेड के पास, प्रिंसिपल या वीसी के पास जा सकते हैं। दैट वाज द लास्ट रिसोर्ट यू कैन से। इसमें बड़ी अच्छी व्यवस्था है कि यदि आप संतुष्ट नहीं हैं इक्विटी कमेटी के फैसले से, तो आप ओम्बुड्समैन के पास जा सकते हैं, और वो ओम्बुड्समैन आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नहीं है, उसके बाहर की एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है अंडर यूजीसी रूल्स ऑफ 23। कितनी अच्छी बात है। ओम्बुड्समैन एमिकस क्यूरी की व्यवस्था करेगा, एक वकील को उसमें लगाएगा, और वकील की फीस इंस्टीट्यूशन पे करेगा, बच्चा पे नहीं करेगा। एंड विद इन 30 days ऑफ द कंप्लेंट गोइंग टू द ओम्बुड्समैन, he will try his best or she will try her best to get the solution। कितनी अच्छी बात है। आई एग्री कि इन थियोरी इट साउंड्स गुड कि एक और लेवल आ गया, एक और फायरवॉल आ गया, लेकिन द प्रॉब्लम इज अबाउट द कमिटी। जो कमिटी है उसको कैसे कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जो है जीसी के लोग हैं ही नहीं, जनरल कैटेगरी के लोग हैं ही नहीं। दिस इज व्हाट आई एम हियरिंग दैट द क्रिटिक्स आर सेइंग कि इसमें जो कमिटी बनेगी, इसमें ओबीसी के लोग होंगे, तो एससी एसटी के लोग होंगे, तो उनके ऑटोमेटिकली दे विल बिलीव द कंप्लेनेंट, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली दे आर ट्यून टू दैट, क्योंकि सो द कंप्लेनेंट, the person who has committed the crime supposedly has to prove himself innocent, and he is already guilty before proving innocence. There are 2 points in it। अगर आपने इसके रूल्स को पढ़ा हो तो रेगुलेशन नंबर 5 में जो 6 सब पॉइंट है, दैट इज अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द इक्विटी कमेटी। मतलब मैं आपकी बात को पूरा खारिज नहीं कर रहा हूँ। इसमें दरअसल 2 बातें हैं। पहली बात को पहले करते हैं, फिर दूसरी बात पे आते हैं कि ओनस या बर्डन वाली बात कहाँ रहने वाली है। एक तो ये कि प्रिजम्पशन है कि क्राइम किया है, एक तो ये, वो बाद में लेंगे। पहले ये लेते हैं कि इस इक्विटी कमेटी में जीसी के यानी कि जनरल कैटेगरी के मेंबर्स हैं ही नहीं। आप ये कह रही हैं। हमें लैंग्वेज को समझना पड़ता है। जब हम लॉ पढ़ते हैं, कानून पढ़ते हैं, तो लैंग्वेज में क्या लिखा है और क्या इम्प्लाइड है, दोनों बातें समझनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको पूरा सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है अंत में मैं ये कहूँ कि हाँ, एक लाइन और लिखी जा सकती है, लेकिन एक एग्जाम्पल से बात समझते हैं। मान लीजिए किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में भारत के बच्चे कंप्लेंट करते हैं कि भाई हमारे साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, और यूनिवर्सिटी बोलती है ठीक है, हम एक इक्विटी कमेटी बनाते हैं, और उसमें लिखा इक्विटी कमेटी के मेंबर्स कौन होंगे। उसमें लिखा कि 8 मेंबर्स होंगे, बट एटलीस्ट 1 मेंबर विल बी फ्रॉम द इंडियन कम्युनिटी। इस पर अगर अमेरिकन वाइट्स ये कहें कि हम तो हैं ही नहीं, ये बात कितनी जेन्युइन है। ठीक उतनी ही जेन्युइन बात ये है कि इसमें जनरल कैटेगरी नहीं है। इस कमेटी में कितने मेंबर्स हैं? 8 + 2 हैं। 2 ऐसे मेंबर्स हैं जिनको टेक्निकली मेंबर नहीं कहते हैं, वो इनवाइटीज हैं, जो 2 बच्चे होंगे। 8 मेंबर्स हैं। पहला मेंबर कौन है? जो कॉलेज का प्रिंसिपल या यूनिवर्सिटी का वीसी है। दूसरा कौन है? जो कॉलेज की मैनेजमेंट कमेटी ने या यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने अपॉइंट किया है एज अ कोऑर्डिनेटर, हु विल ऑल्सो बी द वर्किंग सेक्रेटरी ऑफ द इक्विटी कमेटी। उसके बाद 3 सीनियर मोस्ट या सीनियर प्रोफेसर्स उस पर काम करेंगे। इनमें से किसी की जाति नहीं लिखी हुई है, ये 5 हुए। 2 लोग सिविल सोसाइटी से आएंगे, कोई भी हो सकते हैं, किसी भी जाति के हो सकते हैं। 1 व्यक्ति स्टाफ से आएगा जो नॉन टीचिंग स्टाफ से है, उसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का है। 2 स्टूडेंट्स होंगे जो कि मेंबर्स नहीं टेक्निकली, तो कई लोग कह रहे हैं कि 10 मेंबर्स नहीं, टेक्निकली 8 मेंबर्स हैं, 2 इनवाइटीज हैं। उसके बाद ये लिखा हुआ है कि इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि SC, ST, OBC, डिसेबल और विमेन, इनसे कम से कम रिप्रेजेंटेशन हो, ये लिखा हुआ है। इमेजिन कीजिए कि आपने एक मेंबर जो SC है और महिला भी है उसको रखा, एक मेंबर जो ST है बाई चांस फिजिकली डिसेबल्ड भी है उसको रखा, एक OBC को रखा, 3 लोग हुए। 5 कौन है? जीसी हो सकते हैं, है ना? नहीं, मैं भी आ रहा हूँ उस बात पे। इसका मतलब ये हुआ कि जनरली हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि जिस समाज के, जिस समुदाय के लोग ज़्यादा हैं संख्या में, वो तो आ ही जाएंगे। प्रिज्यूम तो ऐसे करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब ये स्टडी किया गया कि भारत की यूनिवर्सिटीज़ के वीसीज में, प्रोफेसर्स में, कॉलेज प्रिंसिपल्स में किस ग्रुप के कितने लोग हैं, लेटेस्ट डेटा मेरे पास नहीं है, लेकिन इस पर एक डेटा हर साल आता है, 21-22 तक का डेटा मैंने देखा है। सर्वे ऑफ ऑल इंडिया सर्वे ऑफ
एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शायद बोलते हैं उसको, ऐसा कुछ नाम हो उसका होता है। जनरली ये देखा गया कि सीनियर प्रोफेसर्स और वीसीज में जनरल कैटेगरी के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। जब प्रिंसिपल या वीसी कमेटी का हेड है, कोऑर्डिनेटर एक प्रोफेसर रैंक का व्यक्ति होने की बात है, 3 सीनियर प्रोफेसर्स उसके मेंबर्स हैं। मेरे ख्याल से रूल्स लिखने वालों ने, रेगुलेशंस लिखने वालों ने प्रिज्यूम किया होगा कि वो तो हैं ही इसमें। गलत रिप्रेजेंटेशन की, यही गलत है ना विकास जी। रिप्रेजेंटेशन की बात उसके लिए होगी जिसके नहीं होने का खतरा ज्यादा है। मैं ये कह रहा हूं कि इस बात पे झगड़े की जरूरत नहीं है। हम लोग सबकी मेंटालिटी ये है कि सीनियर पोजीशंस पे जीसी के लोग ज्यादा जाते हैं, क्योंकि जीसी कहाँ से निकलते हैं? ज्यादातर मिडिल क्लास, जहाँ पर एजुकेशन इज प्रायोरिटी, ठीक है, थोड़ा बहुत समृद्ध परिवार है एंड एजुकेशन ज़्यादा है, तो द प्रिजम्पशन इज़ कि जनरल कैटेगरी के लोग ज़्यादा तवज्जो देते हैं पढ़ाई लिखाई में, इसलिए वो सीनियर पोजीशंस में पहुंच रहे हैं इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। लेकिन ये हर राज्य में नहीं है। अगर आप तमिलनाडु में देखेंगे, आंध्रा पे देखेंगे, मैं उसी के कह रहा हूँ, आप देखेंगे कि विरोध नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा है, साउथ में नहीं के बराबर है, नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं के बराबर। नॉर्थ ईस्ट में नहीं होने की वजह कुछ और भी, एक और भी है। ट्राइबल्स तो मिजोरम में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हर राज्य में उतने ज़्यादा नहीं है। लेकिन मिजोरम जैसे राज्यों में विरोध ना होने की वजह है। मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये विरोध हुआ और सरकार को ये विरोध समझ में आया, तो इसमें एक लाइन ऐड करने में कोई दिक्कत भी नहीं है। सिर्फ ये ऐड किया जा सकता है कि रिप्रेजेंटेशन इस तरह से दिया जाएगा कि समाज के बाकी वर्गों की भूमिका भी शामिल रहे। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि रेगुलेशंस बनाने वालों के दिमाग में ये बात रही नहीं होगी कि हम जनरल कैटेगरी को खारिज कर देना है। और वो भी जो सरकार इस समय सत्ता में है, वो सरकार ऐसा कैसे कर सकती है? उनका तो प्राइमरी वोट बैंक ही वो है, वो कैसे कर सकती है? कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत इंटरेस्टिंग बात है, 2012 में भी ऐसा नहीं लिखा हुआ था, लेकिन तब किसी ने पूछा नहीं, शोर नहीं मचाया, सवाल नहीं उठा। हम पार्लियामेंट में रिजर्वेशन जब देते हैं महिलाओं को, तब भी लिखते हैं कि महिलाओं को कम से कम इतनी सीट दी जाएंगी। उसमें कहाँ लिखते हैं कि पुरुषों को भी सीटें दी जाएंगी? हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि पुरुष तो आ ही जाएंगे। हमने जब SC/ST रिजर्वेशन दिया था कहीं भी, उसमें ये लिखा था कि इनको इतने % सीट्स मिलेंगी। ये नहीं लिखा था कि जनरल को भी आरक्षण मिलेगा, क्योंकि प्रिज्यूम करते हैं कि वो तो होंगे ही। यहाँ प्रिजम्पशन हो गई। लेकिन अगर इस प्रिजम्पशन से कोई ऐसा खतरा है क्योंकि ये भारत के हर कॉलेज पे अप्लाई होने वाला है, कुछ स्टेट्स में सच में ऐसा हो सकता है। मैं कल रात को सोच रहा था कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, तो मैंने पाया कि हाँ, हो सकती हैं। तो इन पॉसिबिलिटीज़ से अगर भय समाज के एक हिस्से को है और ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हम सोच पा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे तो वो भी समझेगा इस बात को। तो इसमें एक लाइन जोड़ने में कोई हर्ज नहीं है कि वाइल मेंटेनिंग और while ensuring the representation of these communities, also we will also make sure that the other communities are also taken care of.